दुनिया की शुरुआती महान सभ्यताओं के बारे में जब हम सोचते हैं तो कई नाम जहन में आते हैं। मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी, चीन, सब के सब बहुत शक्तिशाली थे। लेकिन इनमें से एक ऐसी थी जो, खैर, वो सबसे अलग थी। मिस्र। मिस्र ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो आज भी लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये सभ्यता पूरे 3000 सालों तक कायम रही। और देखिए, ये कहानी सिर्फ पिरामिड और मम्मियों की नहीं है। नहीं, ये कहानी है टिके रहने की। एक ऐसी सभ्यता की कहानी जिसने बाढ़, अकाल, भयंकर हमले और विदेशी शासन सब कुछ झेला, और इन सब के बावजूद अपनी पहचान को 30 सदियों तक जिंदा रखा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे कैसे कोई समाज इतने लंबे, इतने मुश्किल वक्त तक टिका रह सकता है। तो चलिए इस असाधारण कहानी की शुरुआत करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक नदी से। एक ऐसी नदी जो मिस्र के लिए सिर्फ पानी का जरिया नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा थी। जरा 10,000 ईसा पूर्व के वक्त में चलते हैं। उत्तरी अफ्रीका आज जैसा रेगिस्तान नहीं था, बल्कि ये एक हरी भरी जगह थी जहां शिकारी संग्राहक रहा करते थे। लेकिन फिर मौसम बदला। करीब 7,000 ईसा पूर्व के आसपास सूखा पड़ने लगा। अब लोगों को जीने के लिए एक भरोसेमंद पानी के सोर्स की तरफ जाना ही पड़ा, और वो सोर्स थी नील नदी। बस यहीं से शिकार छोड़कर खेती करने का वो बड़ा बदलाव शुरू हुआ। और यहाँ सबसे कमाल की बात क्या थी पता है? नील नदी में हर साल बाढ़ आती थी। अब हम बाढ़ को एक तबाही के तौर पर देखते हैं ना, पर उनके लिए ये एक वरदान थी, एक तोहफा। हर साल बाढ़ अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती थी, जिससे जमीन सोना उगलने लगती थी। और ये जो हर साल होने वाला एक तयशुदा चक्र था, इसी ने मिस्र के लोगों के मन में ये विश्वास भर दिया कि पूरी कायनात एक तय व्यवस्था, एक संतुलन पर चलती है। तो वक्त के साथ गांव बड़े हुए, छोटे छोटे राज्य बने, और फिर उनमें आपस में टकराव भी होने लगा। और फिर लगभग 310 ईसा पूर्व में इतिहास ने एक बड़ी करवट ली। उस घटना का सबसे पक्का सबूत है ये चीज। इसे कहते हैं नार्मर पैलेट। ये एक तरह से मिस्र का पहला ऐतिहासिक दस्तावेज है। इस पर देखिए, राजा नार्मर को ऊपरी और निचले मिस्र दोनों के मुकुट पहने दिखाया गया है। यह इस बात का प्रतीक था कि अब मिस्र एक हो चुका है। यहीं से शुरू हुआ मिस्र के इतिहास का पहला अध्याय। इस एकीकरण ने मिस्र को वो स्थिरता दी जिसकी उसे जरूरत थी, और इसी स्थिरता ने उसे इतिहास के सबसे शानदार दौर में पहुंचाया, पुराना साम्राज्य, जिसे आज हम सब पिरामिडों के युग के नाम से जानते हैं। लेकिन पिरामिड हमेशा से वैसे नहीं थे जैसे आज हम उन्हें देखते हैं। नहीं, इनकी शुरुआत हुई थी साधारण चौकोर मिट्टी ईंट की मकबरों से, जिन्हें मस्तबा कहते थे। फिर आया एक जीनियस आर्किटेक्ट, इम्होटेप। राजा जोसर के लिए काम करते हुए उसके दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया। क्या हो अगर कई मस्तबाओं को एक के ऊपर एक रख दिया जाए? और नतीजा था सक्कारा का स्टेप पिरामिड, इतिहास की पहली विशाल पत्थर की इमारत। बस यहीं से गीजा के महान पिरामिडों का रास्ता खुल गया। पर सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े बड़े निर्माण करने की प्रेरणा आई कहाँ से? इसका जवाब है फराओं की दर्जे में। देखिए, फराओ सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक जिंदा भगवान था, इंसानों और देवताओं के बीच का पुल। और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी मात को बनाए रखना, मतलब दुनिया में सच्चाई, न्याय और संतुलन को कायम रखना। और ये पिरामिड, ये उसी की ईश्वरीय ताकत का जमीन पर एक जीता जागता सबूत थे। लेकिन जैसा होता है, ये सुनहरा दौर हमेशा के लिए नहीं रहा। करीब 2200 ईसा पूर्व एक बार फिर मौसम ने धोखा दिया। नील नदी की बाढ़ कमजोर पड़ गई और पूरे देश में अकाल फैल गया। अब जब भगवान रूपी फराओ लोगों को खाना नहीं दे पा रहा था, तो उसकी ईश्वरीय छवि भी टूटने लगी। केंद्र की सत्ता बिखर गई और स्थानीय गवर्नर ताकतवर हो गए। ये जो लाइन एक गवर्नर के मकबरे पर लिखी है, मैंने भूखों को रोटी और नंगों को कपड़े दिए, ये सब कुछ बता देती है। अब ये गवर्नर खुद को लोगों का रक्षक बता रहे थे, एक ऐसी भूमिका जो पहले सिर्फ फराओ की होती थी। करीब 100 साल की उथल-पुथल के बाद मिस्र एक बार फिर एक हुआ, एक ताकतवर शासक के नीचे। लेकिन ये पहले वाला मिस्र नहीं था, ये एक बदला हुआ मिस्र था। इसने अपनी गलतियों से, अपने पतन से एक बहुत बड़ा सबक सीखा था, और अब ये एक साम्राज्य बनने की राह पर था। उनकी सोच में एक जमीन आसमान का फर्क आ चुका था।
एक तरफ था पुराना साम्राज्य, जो अपनी ही दुनिया में मगन था, अंदर बड़े बड़े स्मारक बनाने पर ध्यान देता था, और दूसरी तरफ था ये नया साम्राज्य, जो आक्रामक था, जो विस्तार करना चाहता था। उन्होंने ये सबक सीख लिया था कि सिर्फ अपनी सीमाओं पर बैठना काफी नहीं है, सुरक्षा के लिए बफर जोन बनाने होंगे, दूसरे देशों को जीतना होगा। और फराओ, वो अब कोई दूर बैठा भगवान नहीं था, बल्कि मैदान जंग में लड़ने वाला एक योद्धा नेता था। और इस बड़े बदलाव की वजह थी एक गहरा जख्म, हिक्सोस का हमला। ये लेविन से आए विदेशी हमलावर थे जिन्होंने मिस्र के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। लेकिन वो अपने साथ नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी लाए, घोड़ों से चलने वाले रथ, पहले से बेहतर धनुष और मजबूत कांसे के हथियार। और मिस्र ने क्या किया? उन्होंने अपने दुश्मनों से ही सीखा, उनकी टेक्नोलॉजी को अपनाया, उसमें महारत हासिल की और फिर उसी का इस्तेमाल करके उन्हें देश से बाहर निकाला और अपना खुद का एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। इस नए साम्राज्य की ताकत के समूचे दो चेहरे थे। एक तरफ थीं हटशेप्सुत जैसी शासक, जो मिस्र की सबसे कामयाब महिला फराओं में से एक गिनी जाती हैं। उन्होंने व्यापार और डिप्लोमेसी पर जोर दिया। तो दूसरी तरफ था थुतमोस तृतीय, जिसे मिस्र का नेपोलियन भी कहते हैं। उसने 17 बार फौज लेकर चढ़ाई की और साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी हद तक फैला दिया। ये सैन्य ताकत और आर्थिक खुशहाली का एक गजब का तालमेल था। जब साम्राज्य अपनी बुलंदी पर था, तभी मिस्र को एक अंदरूनी संकट ने झकझोर दिया। एक ऐसा संकट जिसकी शुरुआत एक कट्टर धार्मिक क्रांति से हुई और जिसका अंत एक ऐसे शासक के साथ हुआ जिसे अपनी विरासत बनाने का जुनून था। इस पूरी क्रांति के केंद्र में था एक फराओ, आखेनातेन। सोचिए जरा, उसने हजारों साल पुराने कई देवी देवताओं वाले धर्म को एक झटके में खत्म करने की कोशिश की और कहा कि अब से सिर्फ एक ही भगवान की पूजा होगी, आतेन यानी सूरज। इतना ही नहीं, उसने राजधानी को एक बिल्कुल नए रेगिस्तानी शहर में बसा दिया और सदियों से ताकतवर रहे पुजारियों की सारी शक्ति छीन ली। ये मिस्र के समाज के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। और अखीनातेन की ये क्रांति सिर्फ पूजा पाठ तक नहीं रुकी, इसका असर कला पर भी पड़ा। मिस्र की पारंपरिक कला कैसी थी? एकदम सधी हुई, आदर्शवादी। लेकिन अखीनातेन के दौर की अमरना कला बिल्कुल अलग थी, असल जिंदगी के करीब, नए नए प्रयोगों से भरी हुई और कभी-कभी तो थोड़ी अजीब भी। शाही परिवार को एकदम इंसानी पलों में दिखाया गया, उनकी बनावट भी लंबी और अनोखी थी। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। अखेनातियन की क्रांति ने जो उथल-पुथल मचाई थी, उसके बाद मिस्र को स्थिरता की सख्त जरूरत थी, और ये स्थिरता आई एक ऐसे शासक के रूप में जिसने 66 साल तक राज किया। जी हाँ, 66 साल। वो था रामेसिस द्वितीय, जिसे दुनिया आज रामेसिस द ग्रेट के नाम से जानती है। रामेसिस ने पूरे मिस्र को विशाल मंदिरों और मूर्तियों से भर दिया। वो एक महान निर्माता तो था ही, लेकिन वो प्रोपेगेंडा का भी मास्टर था। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कादेश की लड़ाई। असल में ये लड़ाई बराबरी पर छूटी थी, कोई जीता नहीं था, पर रामेसिस ने इसे अपनी एक शानदार जीत के तौर पर पेश किया, और इस जीत के किस्से पूरे मिस्र के मंदिरों की दीवारों पर खुदवा दिए, ताकि उसकी छवि एक ऐसे राजा की बन जाए जिसे कोई हरा नहीं सकता। रामेसिस द ग्रेट की मौत के बाद मिस्र का लंबा और धीमा पतन शुरू हो गया। अंदरूनी झगड़ों और खस्ता होती अर्थव्यवस्था ने उसे कमजोर कर दिया था, और अब वो बाहरी ताकतों के लिए एक आसान शिकार बन चुका था। अगले कई सौ सालों तक मिस्र पर एक के बाद एक विदेशी ताकतों का राज रहा। पहले लीबियाए आए, फिर कूशी, फिर असीरियन, फिर फारसी और उनके बाद यूनानी। हर नए हमलावर के साथ मिस्र की आज़ादी और कम होती गई, लेकिन एक चीज थी जो कायम रही, उसकी अपनी सांस्कृतिक पहचान। और फिर आती है मिस्र की आखिरी शासक, क्लियोपैट्रा सप्तम। उन्हें अक्सर सिर्फ एक रोमांटिक किरदार के तौर पर देखा जाता है, लेकिन वो उससे कहीं ज्यादा थी। वो एक बहुत ही चतुर, पढ़ी लिखी और कई भाषाएं जानने वाली शासक थी। उन्होंने अपने डूबते हुए साम्राज्य को बचाने के लिए उस वक्त के सबसे ताकतवर रोमन लीडर्स जूलियस सीजर और मार्क एंटनी के साथ गठजोड़ करके आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी। लेकिन आखिर में रोम की अपनी अंदरूनी लड़ाई में क्लियोपैट्रा और मार्क एंटनी ऑक्टेवियन से हार गए। 30 ईसा पूर्व में क्लियोपैट्रा की मौत के साथ ही मिस्र रोमन साम्राज्य का एक सूबा बन गया, और इसी के साथ 3000 साल से चला आ रहा फराओं का शासन हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो क्या ये मिस्र का अंत था,
एक आज़ाद देश के तौर पर शायद, हाँ। लेकिन ये सवाल हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने बात शुरू की थी, टिके रहने की ताकत। क्या संस्कृति, विज्ञान और पहचान की 3000 साल पुरानी विरासत सच में कभी खत्म हो सकती है? शायद नहीं। ये आज भी दुनिया भर को हैरान और प्रेरित करती है, और ये साबित करती है कि कुछ कहानियां पत्थर पर हमेशा के लिए लिख दी जाती हैं।